मित्रों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अपनी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं कर रहे होंगे, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज आपके बीच पुनः उपस्थित हूं। और आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सहायक संधि लॉर्ड वेलेज़ली की, जो कि अक्सर सभी परीक्षाओं में इसका सवाल पूछा जाता है। यहाँ तक कि पीसीएस प्री में सवाल, आईएएस प्री में और मेंस एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा जाता है, तो उससे संबंधित हम लोग चर्चा करते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली जो 1798 से 1805 में भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है। जिस समय ये आता है उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी और ये बहुत दूरदर्शी था, बहुत होशियार था। यहाँ तक कि रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के समकक्ष बैठता था। आते ही इसने एक दृढ़ संकल्प किया कि भारत में अंग्रेजी श्रेष्ठता को कैसे स्थापित की जाए और इस प्रभाव को स्थापित करने के लिए और दूसरे फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के लिए, या कहें कि फ्रांसीसियों के प्रभाव को भारत से समाप्त करने के लिए इसने एक नीति का अनुसरण किया जो इतिहास में सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। सब्सिडायरी एलायंस यानी सहायक संधि। इसके मन में एक बात चल रही थी कि जब ये भारत आता है तो उस समय फ्रांस का नेपोलियन, इंग्लैंड और फ्रांस में संघर्ष चल रहा था और नेपोलियन अंग्रेजी व्यापार को नष्ट करने के लिए भारत पे अधिकार जमाने की चेष्टा भी कर रहा था, एक तरह से स्वप्न देख रहा था। इसको देखते हुए और भारत की राजनीतिक कंडीशन में निज़ाम अंग्रेज़ों से असंतुष्ट था, मराठे अपने आप को सुप्रीम पावर की स्थिति में समझ रहे थे, साथ साथ टीपू सुल्तान जो कि कार्नवालिस के युद्ध में टीस खाए हुए बैठा था, वो भी तमाम विदेशियों से संपर्क में था। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में वेलेज़ली ने अंग्रेजी साम्राज्य की श्रेष्ठता को स्थापित करने एवं फ्रांस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो नीति चलाई वही सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। इसमें कुछ शर्तें ही ऐसी थी कि इस शर्त को स्वीकार करने के बाद अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार अपने आप बढ़ता गया। सहायक संधि में अगर देखें तो इसका जनक वेलेज़ली नहीं है। मूल रूप से प्रथम यूरोपियों में डुप्ले ये फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसने सबसे पहले अपनी सेना को एक निश्चित धनराशि के बदले में सहायता करने के लिए देशी नरेशों को दिया था। मराठे भी इसी के रूप में काम करते हैं। एक तरह से देखा जाए सहायक संधि ही थी कि जब वो किसी से चौथ सरदेशमुखी वसूल करते थे, वो भी इसी का एक रूप था। सहायक संधि क्लाइव से लेकर के वेलेज़ली तक सभी अंग्रेज़ों ने उसके एक रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वेलेज़ली ने इसको सर्वोच्चता प्रदान की, इसलिए इतिहास में इसकी संधि प्रसिद्ध हो गई। सहायक संधि का अगर हम समझते हैं कि इसका पहला स्वरूप क्या था, पहला स्वरूप ये था कि कंपनी एक निश्चित धनराशि के बदले में सैनिक सेवा के आश्वासन देती थी, जो कि 1768 में निज़ाम के साथ किया था। देखा जाए तो 1765 में अवध इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य है, जहां उसके साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक निश्चित धनराशि उसने कंपनी को प्रदान की थी। इस सहायक संधि का जो दूसरा स्वरूप है, उस स्वरूप में कंपनी अपनी सेना देसी राजा या नवाब के खर्च पे अपने अधीन रखती थी। तीसरे स्वरूप में कंपनी ने अपनी सेना को उसी देसी नरेश के राज्य क्षेत्र में रखना शुरू किया। लेकिन क्लाइव ने इसमें जो बदलाव करता है वेलेज़ली, तो वो इस अपनी सेना क्षेत्रीय राज्य देशी नरेश के सीमा पे रखता है, साथ ही साथ उससे
नगद राशि के बदले उसके ज़मीन का एक टुकड़ा यानी उसके राज्य का कुछ भाग कंपनी को प्राप्त करता है, और इसीलिए उसकी ये नीति ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का एक साधन बन गई। इसकी जो शर्तें थी, पहली शर्त, इस शर्त को स्वीकार करने वाला जो देशी नरेश या रियासतें थी, उनके वैदेशिक संबंध कंपनी के अधीन हो जाते थे, और साथ साथ ये ज़रूर रहता था कि कंपनी उनके आंतरिक मामलों में कोई दखलंदाजी ना करने का आश्वासन प्रदान करती थी। सहायक संधि की जो शर्तें हैं, शर्तों के बाद मैं आपको ये समझाने वाला हूँ इस टॉपिक में कि किन नरेशों ने इस सहायक संधि को स्वीकार किया एक इतने आसान तरीके से, जो आपको आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। पहली शर्त ये थी, एक फौजी दस्ता नवाब या देशी राजा के राज्य में रखना, जिसके बदले एक निश्चित धनराशि या उसके ज़मीन का टुकड़ा प्राप्त करना। दूसरी जो शर्त थी, स्वीकार करने वाले रियासत के वैदेशिक संबंध कंपनी के अधीन हो जाते थे, कंपनी के अधीन। दूसरी शर्त थी कि जो भी स्वीकार कर लेते थे उसके जो वैदेशिक संबंध थे वो कंपनी के अधीन हो जाते थे। तीसरी शर्त, ये अपने साम्राज्य से सभी यूरोपियों अमेरिकन को बाहर रखेंगे, सभी यूरोपियों अमेरिकनों को बाहर करेंगे, सिर्फ अंग्रेजों को छोड़कर। अगली जो शर्त थी, इनके आपसी विवाद या अन्य से जिससे भी होगा, इसकी मध्यस्थता कंपनी करेगी और कंपनी की मध्यस्थता को इन्हें मानना अनिवार्य होगा। तो ये हुआ चौथी, आपसी विवाद या अन्य से जो भी इनके होंगे कंपनी मध्यस्थता करेगी और वो इनको मानना होगा। और अंत में कंपनी बाह्य एवं आंतरिक अशांति या आक्रमण से रक्षा का आश्वासन देती थी, रक्षा करने का वचन देती थी। इस तरीके से स्पष्ट है कि जो भी देशी नरेश इसको स्वीकार कर लेते थे, उसे स्वीकार करने के बाद उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता एक तरह से वो कंपनी को अर्पण कर देते थे। अब इसके बाद ये देखते हैं, एक साथ साथ और भी था कि एक रेजिडेंट देशी रियासत के दरबार में रहेगा। तो देखिए, ये इस तरीके से इसकी शर्तें ही ऐसी थी कि जिसने देशी नरेशों को बिल्कुल लुंज पुंज कर दिया, उन्हें पंगु बना दिया, उनकी जो क्रियाशीलता थी वो कमज़ोर हो गई, वो कंपनी के संरक्षण में आ गई, भरोसे में आ गई, और इसीलिए यह नीति भारत में अंग्रेजी विस्तार का एक साधन बन गई। इन शर्तों के बाद अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसने कितने देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में
शामिल करने के लिए मनवाया। वेलेजली ने इसके लिए जो शर्तें बनाई उसे मैं एक लाइन में आपको स्पष्ट करता हूँ कि अब वेलेजली कहता क्या है जब उसके काम पूरा हो जाता है। अब वो कहता है कि हमें तो, इसे ध्यान से सुनिएगा, और सारे रियासतें जिन्होंने इस संधि को स्वीकार किया था वो सब कुछ इसमें आ जाता है। हमें तो अब पेशवा को बरार सहित सीज करना है। हमें तो अब पेशवा को बरार सहित सीज करना है। अब आप देखिए, इन क्रम में इसने देशी रियासतों को इस संधि को मानने के लिए विवश किया। हाँ, ये ज़रूर है कि इस संधि को मानने के लिए, मनवाने के लिए उसने सारे सहारा लिया, दबाव डालकर, संघर्ष छेड़कर, बाकी किसी भी तरीके से। और सबसे पहले उसने हैदराबाद, है ना, हैदराबाद का निज़ाम था जिसने सबसे पहले ये सहायक संधि को स्वीकार किया था 1798 ईस्वी में। प्रश्न यहाँ ये बनता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य, इसे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वेलेजली का नाम ना जुड़ा हो तो फिर अवध आता है। सहायक संधि का जनक अगर ऐसा कभी प्रश्न पूछ ले तो उस पर डुप्ले का नाम आएगा। सहायक संधि की शर्तों में ये सर्वोच्चता को प्राप्त किया था, इसलिए वेलेजली की संधि एक स्पेशल बन गई, सर्वोच्चता को प्राप्त कर गई। इसलिए वेलेजली द्वारा पहला राज्य हैदराबाद। दूसरा, मैसूर। हमें तो तंजौर, ये भी 1799। अब अवध, (1801) पेशवा, (1802) ये वही पेशवा है बाजीराव द्वितीय जो बेसिन की संधि, और उसी संधि के तहत ये सहायक संधि की शर्तों को मान लेता है। हमें तो अब पेशवा को बरार (1803) बरार में जो भोसले थे, यहाँ पेशवा ही है, बरार सहित सीज करना है। सीज सिंधिया 1804। हमें तो अब पेशवा को बरार सहित सीज करना है। जयपुर
जोधपुर, दोनों नियर अबाउट 1805। इस तरीके से बहुत कम समय में वेलेज़ली देश की जो शक्तिशाली रियासतें थी उनको पूरी तरीके से अंग्रेजी संरक्षण में ले आता है और अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को आने वाले समय में डलहौजी के लिए बहुत आसान कर जाता है। देखिए 1798 से 5, इसीलिए इसे साम्राज्य निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोगों ने कहा है क्योंकि जिस तरह से उसने कार्य किया, जिस तरीके से अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, और इसलिए वेलेज़ली की ये सहायक संधि सब्सिडायरी अलायंस यह सब्सिडायरी सिस्टम इतिहास में प्रसिद्ध है। इसको आप अच्छे से तैयार करिए और फिर मैं तुरंत बहुत ही जल्दी दूसरे वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।